सुप्रभात सभी को। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ओडिशा की संस्कृति के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं ओडिशा के इतिहास से। प्राचीन काल से मध्यकाल तक ओडिशा राज्य को कलिंग, उत्कल, उत्करात, ओड्र, ओद्र, ओड्र देश, ओड्र राष्ट्र, त्रिकलिंग, दक्षिण कोशल, कंगोद, तोशाली, छेदी तथा मत्स्य आदि नामों से जाना जाता था। परंतु इनमें से कोई भी नाम संपूर्ण ओडिशा को इंगित नहीं करता था, अपितु यह नाम समय समय पर ओडिशा राज्य के कुछ भाग को ही प्रस्तुत करते थे। वर्तमान नाम ओडिशा से पूर्व इस राज्य को मध्यकाल से उड़ीसा नाम से जाना जाता था, जिसे आधिकारिक रूप से 4 नवंबर 2011 को ओडिशा नाम में परिवर्तित कर दिया गया। अब मैं आपको ओडिशा के भोजन के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। ओडिशा में उगाई जाने वाली मुख्य फसल चावल है, जो मुख्य भोजन बनाती है। ओडिशा का पारंपरिक भोजन मसालेदार है और इसमें चावल, सब्जियां, दालें, चटनी और अचार शामिल हैं। तटीय क्षेत्रों में ताज़ा समुद्री भोजन, विशेष रूप से झींगा और फ्लैट पॉम्फ्रेट मछली शामिल है। ओडिशा मुख्य रूप से दूध से तैयार मिठाई के लिए जाना जाता है। कुछ विशिष्ट मीठे पदार्थों में रसगुल्ला, रसमलाई, चेनपुड़ा, खीरमाहन, राजभागा, रबड़ी, चिंजाहिला, रसबाली और पीठा है। देवताओं का भोजन महाप्रसाद केवल मंदिरों में उपलब्ध है और लकड़ी की आग पर मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। उबले हुए भोजन में चावल, दाल, सब्जियां, करी और मीठे व्यंजन शामिल हैं। अब मैं आपको ओडिशा के त्योहारों के बारे में बता देता हूँ। ओडिशा के मेलों और त्योहारों में जश्न मनाने का अपना तरीका है। ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध मेलों और त्योहारों में कालीजल द्वीप, चिल्का झील, भुवनेश्वर के आदिवासी मेला, दुर्गा पूजा, मंगल मेला, भुवनेश्वर के भगवान लिंगराजा का कार उत्सव और पुरी में रथ यात्रा है। विभिन्न तीर्थयात्री रथ यात्रा में भारत और विदेश से पुरी की यात्रा करते हैं। 3 देवताओं जगन्नाथ, बालभाद्रा और सुभद्रा एक हफ्ते के लिए अपने गर्मियों के मंदिर में एक रथ जुलूस में ले जाते हैं। उनके शानदार रथ भक्तों द्वारा तैयार किए जाते हैं। कटक की बाली यात्रा एक और त्यौहार है, जिसे अक्टूबर-नवंबर के कार्तिक पूर्णिमा में मनाया जाता है। व्यापारी जो कि बाली के द्वीपों के लिए सेल किया था, याद में पुराने दिनों में जावा और सुमात्रा लोग महानदी नदी में जाते हैं और पिठ और कागज से बने छोटे नौकाओं को स्नान कराते हैं। शाम को देर तक नदी के तट पर 4 दिन तक बाराबाटी किले के सामने एक विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। तो चलिए अब मैं आपको ओडिशा के नृत्य के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। ओडिशा में नृत्य के विभिन्न रूप ताल, गठबंधन, भक्ति और इसके अभिव्यक्ति को जोड़ती है। ओडिशी शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है जो नक्काशीदार चित्रों के भाव, अभिव्यक्ति और गीतात्मक गुणों को छिपाता है। ओडिशी नृत्य शरीर, पैर और हाथों के लिए स्थिति के कड़े नियमों का पालन करते हैं, जो सदियों पहले चट्टानों में मूर्तियों के आकार के चित्रों और परिस्थितियों में पड़ते थे। लोक नृत्यों को आमतौर पर त्योहारों के दौरान किया जाता है और विभिन्न प्रकार के रूपों जैसे दांडा नाता, एक अनुष्ठान नृत्य, चैती घोड़ा, एक पारंपरिक मछुआरों का नृत्य, पिका नृत्य, युद्ध नृत्य और छौ मुखौटे वाला नृत्य, नाटक जो उड़ीसा के मार्शल अतीत की याद दिलाता है। आदिवासी नृत्य जैसे गोधा, प्रजा शादी के नृत्य और रंगीन गोंड नृत्य आकर्षक और छिद्रित पगड़ी में प्रदर्शन आकर्षक है। अब मैं आपको उड़ीसा के पर्यटन के बारे में बता देता हूँ। उड़ीसा भारत का एक खूबसूरत राज्य है और यह अपने आकर्षित समुद्री तटों, दर्शनीय मंदिरों और खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए फेमस है। जगन्नाथपुरी मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। इसके अलावा ओडिशा धान की खेती और रोमांचित कर देने वाले स्थानों के साथ साथ ऐतिहासिक स्मारकों के लिए भी जाना जाता है। ओडिशा घूमने के लिए पर्यटक भारी संख्या में आते हैं और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का दिल खोलकर आनंद लेते हैं। ओडिशा के कुछ मुख्य पर्यटन स्थल हैं जगन्नाथ मंदिर, परशुरामेश्वर मंदिर, गुंडीचाघर मंदिर, बिंदु सरोवर, केदारेश्वर मंदिर, महेंद्रगिरी और कोणार्क मंदिर। आखिर में मैं आपको ओडिशा के बारे में कुछ रोचक तथ्य बता देता हूँ। ओडिशा की संभल और इक्कत साड़ियाँ भारत में बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। यह साड़ियाँ हाथों की कारीगरी से बनाई जाती हैं।
ओडिशा की मयूरभंज जगह चाइल्ड लेबर से पूरी तरह मुक्त है और यहाँ बच्चों से कोई काम नहीं कराया जाता है। ओडिशा में हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति स्थित है, जो कि पाम्पोश में स्थित है और यह स्थान हनुमान वाटिका के नाम से प्रसिद्ध है। उड़ीसा की संस्कृति में 62 समुदाय के लोग निवास करते हैं और सभी समुदाय के लोगों की अपनी एक अलग ही संस्कृति है। उड़ीसा में बोले जाने वाली प्रमुख भाषा उड़िया है, लेकिन इसके अलावा संबलपुरी भाषा भी एक अन्य प्रमुख भाषा है। तो अब मैं आपको उड़ीसा के कुछ प्रमुख कवियों के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले सारला दास। सारला दास का जन्म उड़ीसा के जगत सिंह जिला में तेंतुलीपदा नामक स्थान पर हुआ था। उनका मूल नाम सिद्धेश्वर परिडा था। सारला दास ओडिशा के महान कवि थे, जिन्होंने ओडिया में महाभारत तथा विलंका रामायण की रचना की। उनका समय 15वीं शती का है। उन्हें उड़िया का आदि कवि कहा जाता है। 3 पुस्तकें जिनके लिए वह सबसे प्रसिद्ध है वह है महाभारत, विलंका रामायण और चंडी पुराण। सारला दासा ने लक्ष्मी नारायण वचनिका नामक पुस्तक भी लिखी है। सारला दास के पास कोई व्यवस्थित प्रारंभिक शिक्षा नहीं थी और उन्होंने आत्म शिक्षा के माध्यम से शिक्षा हासिल किया। उन्होंने भक्ति और प्रेरणा की देवी सरला की कृपा से शिक्षा हासिल की। सरला दासा ने अपना अंतिम समय बिला सरला में बिताया। मूल स्थान कनकवती पटना, जिसे मुनि गोस्वाइन के नाम से जाना जाने वाला धार्मिक प्रतिष्ठान तेंतुलीपाड़ा में कनकपुरा के नाम से जाना जाता है, जो पारंपरिक स्थान के रूप में चिन्हित है, जहां उन्होंने अपने कामों की रचना की। उनके जीवन काल की इस अवधि को मध्ययुगीन काल के रूप में जाना जाता था। अब मैं आपको उड़ीसा के एक और प्रसिद्ध कवि के बारे में बताता हूँ, जिनका नाम है उपेंद्र भांजा। कवि सम्राट उपेंद्र भांजा का जन्म 1670 में उड़ीसा के घुमुसरा शहर के पास एक छोटे से गांव कुलाड़ा में हुआ था। उन्हें लोकप्रिय रूप से कवि सम्राट के रूप में जाना जाता था। कवि सम्राट एक शाही परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनका विवाह नायागढ़ के राजा की बहन के साथ हुआ था। फिर उन्होंने बानपुर के राजा की बेटी से शादी की, जो उनकी दूसरी पत्नी थी। उन्होंने 50 से अधिक पुस्तकें लिखी, जिसमें से केवल 25 पुस्तकें अब उपलब्ध हैं, जो उड़िया में संस्कृति और विभिन्न कवियों के बारे में वर्णित हैं। कवि सम्राट उपेंद्र भांजा के कई हाथ से लिखे गए लेख उन दिनों प्रिंटिंग प्रेस की अनुपस्थिति के कारण खो गए थे। रस पंचका कवि सम्राट की पहली प्रकाशित कृति थी। गीता अभिधान कवि सम्राट द्वारा लिखा गया था, जिसने उड़िया साहित्य में अधिक मूल्य जोड़ा। कवि सम्राट का खिताब महेंद्र पटनायक ने 19वीं शताब्दी में उनको दिया था। उन्होंने उड़िया भाषा और साहित्य के लिए विभिन्न कवियों और कविताओं में 35,000 से ज़्यादा शब्दों का योगदान दिया। उन्होंने अपने कवियों और कविताओं में लेखन की अलग अलग शैली का इस्तेमाल किया। अब आखिर में मैं आपको उड़ीसा के एक और प्रसिद्ध कवि के बारे में बता देता हूँ, जिनका नाम है मनोज दास। शंकरी बालासोर उड़ीसा में जन्मे मनोज दास अपनी अंग्रेजी और उड़िया लघु कथाओं और उपन्यासों में अग्रणी द्विभाषी उड़िया लेखन और नाटकीय अभिव्यक्ति के स्वामी हैं। उनके अन्य महत्वपूर्ण पदों में सदस्य सामान्य परिषद, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली 1998 से 2002 और लेखक सलाहकार शिक्षा मंत्रालय सरकार हैं सिंगापुर की 1983 से 1985 तक। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1972 के रूप में अंग्रेजी में मान्यता मिली। उड़ीसा साहित्य अकादमी पुरस्कार 1965 और 1982, सरला पुरस्कार 1981, विशुबा पुरस्कार 1986 और साहित्य भारती पुरस्कार 1995, सरस्वती सम्मान 2000 और पद्मश्री 2001। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं शेषा बसंती चिट्ठी 1966, मनोज दासंका कथा ओ कहानी 1971, धुम्बा डिगंटा 1971, मनोज पंचबिंबती 1977, तुमागम ओ अनन्य कविता 1992। तो धन्यवाद एवं शुभ दिन।